Hello students, how are you all? So we are learning the chapter number 5 of class 10 science, that is periodic classification of elements. In the previous lectures we have learnt about the classification done by the Dobrinier, classification done by the Newland, and we have started the classification of Mendeleev's. So what do we want from the classification, or what is the importance of classification, that also we have discussed. It makes the study of chemical properties of elements easier, and to find the elements easier, and to remember the elements easier. Now the common and the main limitation or a drawback of the Dobrinier and Newland's classification was that उन दोनों ने chemical properties of the element explain नहीं की थी. The chemical properties of the elements were not explained by Dobrinier and Newland. By Dobrinier और Newland दोनों ने chemical properties को explain नहीं किया था. ये जो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशन है, दिस इज द मेन लिमिटेशन, बिकॉज वही तो हमारा मेन काम है. क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को याद ना रखना पड़े. सो एंड सो वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, एंड मेंडेलीव ने वो काम किया. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब मेंडेलीव आए तब उनके पास कितने एलिमेंट्स थे? जब उन्होंने स्टार्ट किया क्लासिफाई करना, 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे? 63. उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहा, कि उन्होंने एक्सप्लेन किया केमिकल प्रॉपर्टीज को. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हीलियम है, लिथियम है, उन्होंने उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया देखते हैं बेटा. यहां पे हम दैट हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने यहां पे लिखी बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उन्होंने हर एक एलिमेंट को क्लासिफाई किया by reacting them with, by making the reaction of them with hydrogen and oxygen, by making the reaction of them with hydrogen and oxygen. Similarly lithium की chemical properties सेम थी, तो उन्होंने हाइड्रोजन के नीचे लिखा. हर एक एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को एक कार्ड पे लिखा और बोर्ड पे चिपका दिया. सिमिलरली हम कर रहे हैं. जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उन्होंने वर्टिकल कॉलम में लगाया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उन्होंने उनको वर्टिकल कॉलम में लगाया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. क्लियर? KH, K2O. जिनका ऑर्बिट सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जिनके पास सेम है, जैसे लिथियम है, उसके पास बेरिलियम है, BeH, दोनों के पास दो दो ऑर्बिट है, तो उन्होंने उनको साइड में रखा. देन अगर हम देखने जाए तो बेटा आगे क्या किया उन्होंने, देखते हैं यहां पे. फॉर एग्जांपल बेरिलियम जैसी प्रॉपर्टीज किसकी है? MgH2 एंड MgO, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड. बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, BH3, B2O3. यहां पे हम कैल्शियम तक ही रखेंगे क्योंकि वहां तक का ही हमें ज्यादातर पता है और उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? उसके नीचे वाले थोड़े बहुत याद रखने हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे. बोरॉन के बाद आता है कार्बन, CH4, CO2. यहाँ पे 2 कॉमन निकालते थे, याद आया? B2O3, B2O4 आता है, C2O4 आएगा, देन C2O5, देन C2O6, देन C2O7, देन C2O8. इस तरीके से कंपाउंड बनते जाएंगे. कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो यहाँ पे NH3, N2O5. उसके बाद आता है बेटा ऑक्सीजन, OH2, OO3, 2 कॉमन एंड कट, वरना O2O6 आएगा. देन FH एंड F2O7. क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दिया. फिर यहाँ पे क्या था? AlH3 कार्बन के नीचे आता था सिलिकॉन, SiH2, SiO, PH3, P2O5. देन फॉस्फोरस के बाद सल्फर, SH2, SO3. फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ClH, Cl2O7. यहां पे कुछ था नहीं, एम्प्टी रखेंगे. अभी जो 63 एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट थे, वो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया.
कैल्शियम तक का सारी चीजें चल रही थी सही से। क्यों? देखते हैं। कोई भी ऑर्बिट होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो फिक्स है। कोई भी एटम के पास कितनी ऑर्बिट्स है वो भी फिक्स है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स possessed बाय द एटम इज आल्सो फिक्स्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इज आल्सो फिक्स्ड। कि पहली ऑर्बिट है तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। हम याद रखेंगे इस तरीके से अप टू द 10th। फर्स्ट ऑर्बिट 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर? इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ ऑर्बिट। तो ये इस तरीके से हम याद रखेंगे। लेकिन होता कैसे है? इन द लास्ट ईयर हमने देखा था होता कैसे है, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इंक्रीज होता है। बट जनरली जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 18 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? हम हायर स्टैंडर्ड्स में सीखेंगे, अभी वहां पे ज्यादा जाना नहीं है। अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा, जब हम आमने सामने मिलेंगे तब वो चीज भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी वो करना नहीं है। अभी फिलहाल के लिए याद रखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन ये याद रखना है, अगर आपको अरेंज करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने बेटा? 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, कितने बचे? 48। सेकेंड ऑर्बिट में 8, कितने बचे? 48 में से 8 रखे तो 40। आउट ऑफ 40 थर्ड ऑर्बिट में हम 8 रखेंगे, तो आउट ऑफ 40 अगर हम देखते हैं तो कितने बचे? 8 यहां पे रख दिए तो 32। देन इन नेक्स्ट ऑर्बिट 18, तो आउट ऑफ 32 18 हम डिस्कार्ड करेंगे तो कितने बचेंगे? 14। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई पूछता है कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द थर्ड ऑर्बिट, देन वी विल यूज द फॉर्मूला 2n²। तो 2n² के अकॉर्डिंगली यहां पे लगाएंगे तो आंसर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। n की जगह 3 लगाओ, 3² 9, 9 इंटू 2 18। तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन हम एक्यूमुलेट कितने करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी के लिए उतना याद रखो, वापस पीछे का तो भूल ही जाओ। अभी के लिए याद रखेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन से एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन हो सकते हैं 18। इसका सिंपल लॉजिक लगाओ कि घर में आ तो बहुत सारे लोग सकते हैं। सपोज आपके घर में 10 रूम है, 10 रूम्स आर देयर इन योर हाउस, तो हर एक रूम में 4 जन रह सकते हैं। एक रूम में कितने जन रह सकते हैं? 4 जन। आपके घर में कितने रूम्स है? 10। इसका मतलब कि आपके घर में 40 लोग रहेंगे, है ना? तो ये लॉजिकली सही नहीं है भाई। मेरे घर में 10 रूम है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सभी घर में 4-4 लोग रखूं। घर में भले ही 5 जन रहते हो, मुकेश अंबानी का देख लो, है ना? जो मुकेश भाई है उसका घर देख लो, और इतना आलीशान घर बनाए, बड़ा सा घर बनाए, तो उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि इतने सारे फ्लोर्स है अंटीला, है ना? तो इतने सारे फ्लोर्स, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगह पे कोई ना कोई रहता होगा। क्लियर? घर में रहने वाले 5-6 लोग ही है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि रूम्स के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एक्यूमुलेशन 18 इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है, बट लेकिन होते कितने हैं? पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वापस पीछे से थोड़े आते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन इसीलिए हम याद रखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से एक्यूमुलेशन करेंगे। क्लियर? समझ में आया? श्योर? नाउ अभी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 पॉसिबिलिटी है कि एक ही ऑर्बिट हो, ऐसे कितने कंपाउंड्स हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? कंपाउंड्स तो नहीं, लेकिन एक ही ऑर्बिट हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 2। हमें पता हाइड्रोजन, हीलियम, लेकिन ऐसे नहीं। देखो कि भाई एक ऑर्बिट है तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा एम्प्टी हो, या तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है या तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। उससे कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। देखो 3 इलेक्ट्रॉन का तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे हम ऑर्बिट कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास ऑर्बिट 1 है और उसी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, या तो फिर कोई ऐसा एटम होगा
जिनके पास एक ऑर्बिट है और दोनों एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि हीलियम। 2 ऑर्बिट हो ऐसे कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं? 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट्स। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि पहली ऑर्बिट तो फुल ही होगी, अगर 2 ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट फुल होगी, और जब तक फर्स्ट ऑर्बिट फुल नहीं होगी तब तक सेकेंड ऑर्बिट नहीं आएगी। नाउ तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है कि पहली सेकेंड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हाट इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी कि भाई सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हाट इज द फिफ्थ पॉसिबिलिटी कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हाट इज द सिक्स्थ पॉसिबिलिटी कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लियर? व्हाट इज द सेवेंथ पॉसिबिलिटी कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हाट इज द एथ पॉसिबिलिटी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहां पे 8 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में भी 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इन फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स। पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए तीसरी ऑर्बिट आएगी। पहली 2 ऑर्बिट फुल, इन द थर्ड ऑर्बिट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट फुल, इन द थर्ड ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 full, in the third orbit there are 3 electrons, 4 electrons, 5 electrons, 6 electrons, 7 electrons, 8 electrons. Then again fourth orbit, first 3 are full, 1 electron, first 3 are full, 2 electrons. तो इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये ग्रुप है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट आ सकते हैं। ये वाला जो ग्रुप है उसमें कितने आ सकते हैं? 8, थर्ड वाले में 8, फिफ्थ वाले में फोर्थ वाले में 18। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? पता चल रहा है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमें यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, 18 एलिमेंट्स समा सकते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट और चीज, जो ये वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल कॉलम से, इसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसे ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ग्रुप। दिस इज ग्रुप 1। Now this is beryllium, magnesium, calcium. This is group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, and there was the last group. There was the last group जिसे हम कहेंगे group 8. क्या कहेंगे बेटा? group 8. Clear? तो इसे हम कहेंगे group 8. तो यहाँ पे group 8 आ जाता है हमारा। तो टोटल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पूछे कितने ग्रुप्स थे, सो टोटल देयर वेर 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे बेटा? टोटल देयर वेर 8 ग्रुप्स। और यहां पे जो 8th ग्रुप है वो एम्प्टी है। 8th ग्रुप है, एम्प्टी है। आप सोच रहे होंगे कि यहां पे नियोन आना चाहिए, यहां पे आर्गन आना चाहिए, ऊपर वाले ग्रुप में हीलियम मिसिंग है, लेकिन थे नहीं। क्यों? क्योंकि मेंडेलिफ ने सारे एलिमेंट्स को कैसे ढूंढा था? मेंडेलिफ ने सारे एलिमेंट्स को कैसे ढूंढा था? बाय मेकिंग देम रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पकड़ पकड़ के हर एक एलिमेंट को किससे रिएक्ट करवाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करवाया बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हीलियम किसी से रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल स्टेबल है। नियोन किसी से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। आर्गन किसी से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो पूरा ग्रुप बनता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, दिस इज ए ग्रुप। लास्ट ग्रुप जो बनता है उसमें इनर्ट गैसेस आएंगे। क्लियर? लास्ट ग्रुप, एक ग्रुप हो सकता है जिसमें इनर्ट गैसेस आए, लेकिन उसके लिए मेंडेलिफ ने स्पेस ही नहीं रखी है।
लास्ट एक ग्रुप रखना चाहिए था जिसमें मेंडलीफ ने स्पेस नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ को पता ही नहीं था कि ऐसे एलिमेंट्स है। क्यों पता नहीं था? क्योंकि वो एलिमेंट्स किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। यहां पे सपोज देखो कि हीलियम घूम रहा है, यहां पे हमारे आजू बाजू में जो एयर प्रेजेंट है उसमें हीलियम घूम रहा है, वो गैस होता है, लेकिन वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, दिखता तो है नहीं, रिएक्ट करता नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि वहां पे हीलियम प्रेजेंट है? तो हीलियम मिला ही नहीं मेंडलीफ को, नियोन मिला ही नहीं मेंडलीफ को, आर्गन मिला ही नहीं मेंडलीफ को, तो इसीलिए उन्होंने इसकी जगह नहीं रखी है, उन्होंने इनकी प्लेस रखी ही नहीं है कि कहीं पे उनके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ये जो सारे गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारे गैसेस होते हैं, क्या वो किसी से रिएक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसका जो ये ग्रुप है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन वाला जो पूरा ग्रुप है, उसे कहा जाता है नोबल गैसेस। दे आर दी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? इस तरीके से किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उसे कहा जाता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। अभी बाकी रहे 63, वो तो थे ही नहीं, उसके अलावा 63 एलिमेंट्स थे। तो यहां पे थोड़ी मेहनत बच गई, थोड़ी ज्यादा हो गई, बच गई उससे ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि हर एक में लिखना होगा HH, H2O, LiH, Li2O, NaH, Na2O। तो मेंडलीफ ने थोड़ा सा दिमाग यूज किया। मेंडलीफ ने किया क्या? उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर, हर एक ग्रुप के ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी। कैसे? जैसे यहां पे BH3 होगा, AlH3 होगा, तो यहां पे ऊपर उसने लिख दिया, वहां पे ऊपर उसने क्या लिख दिया? उसने लिखा RH3, R2O3। क्या लिखा? ध्यान से, ध्यान से, ऊपर क्या लिखा उसने? RH3 एंड R2O3। R मतलब क्या है? R इज ए वेरिएबल। मैथ्स में जैसे हम x लेते हैं ना, मैथ्स में हम जैसे x लेते हैं उसी तरीके का वेरिएबल है। तो यहां पे इसके नीचे वाले जो ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है उसमें मुझे पूरा चीज नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ बोरोन लिखो तो मुझे पता चल जाएगा कि बोरोन की प्रॉपर्टी कैसी है। उसके ऊपर क्या लिखा है? RH3। तो हाइड्रोजन के साथ बोरोन कैसे रिएक्ट करेगा? BH3। ऑक्सीजन के साथ B2O3, ऑक्सीजन के साथ B2O3। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। एल्यूमिनियम में भी मैं क्या लिख सकता हूं? एल्यूमिनियम में भी मैं लिख सकता हूं कि सिर्फ Al। क्या लिखेंगे बेटा हम? सिर्फ Al। वाई? क्योंकि उसके ऊपर तो हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि बोरोन होगा तो BH3, B2O3, एल्यूमिनियम होगा तो AlH3, Al2O3, तो ऊपर से सीधा हो जाएगा। कार्बन के ऊपर ऐसा कोई जनरलाइज फॉर्म लिखना है तो मुझे बताओ कैसे लिख सकते हैं हम? व्हाट विल बी द जनरलाइज फॉर्म अबाउट द कार्बन ग्रुप? कार्बन कौन से ग्रुप में है? फोर्थ ग्रुप में है। कार्बन कौन से ग्रुप में है? फोर्थ ग्रुप में है। तो फोर्थ ग्रुप में यहां पे ऊपर क्या लिख सकता हूं जनरलाइज फॉर्म में? यहां पे हम लिख सकते हैं RH4, RO2। यहां पे क्या लिख सकते हैं? RH3, R2O5। यहां पे क्या लिख सकते हैं? RH2, RO3। यहां पे क्या लिख सकते हैं? RH, R2O7, R2O7। समझ में आया बेटा इतना? क्लियर? श्योर? लास्ट वाला अगर यहां पे कोई कंपाउंड होता तो उसका कैसे होता? देखो बेटा, RO2 का मतलब क्या होता है? R2O4। याद आया कि भाई वो होगा R2O4, उसमें से 2 कॉमन निकाला तो बच जाएगा RO2। सिमिलरली RO3 भी स्टार्टिंग में क्या होगा? वो होगा R2O6, उसमें से 2 कॉमन निकाला तो बन जाएगा RO3। वो पहले क्या होगा? वो पहले होगा R2O6। वो पहले क्या होगा बेटा? R2O6, उसमें से 2 कॉमन निकाला। मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वाला है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपाउंड? RO4, क्योंकि R2O8 2 कॉमन तो RO4। समझ में आया क्या किया? फिर यहां पे देखो, यहां पे मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं?
RH2RO। फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, RH एंड R2O, RH एंड R2O। तो इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूं तो हर एक एलिमेंट के लिए मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, हर एक एलिमेंट के लिए मुझे लिखने की जरूरत होती नहीं है। जैसे यहां पे मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं, कार्बन लिख सकता हूं। तो वापस एक बार पूरा एक पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं अच्छे से, वापस एक पूरा अच्छे से पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं। उसमें क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज लिख देंगे, पूरे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? तो मेंडेलीफ ने भी वही किया, जो मेंडेलीफ ने किया है वही हम कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंडेलीफ ने क्या किया बेटा, यहां पे हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन ऊपर रखते हैं, चलो तो थोड़ा एक छोटा हो जाए, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक थर्ड वन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा एक ग्रुप बना देते हैं। क्लियर? सो टोटल हमारे पास ग्रुप हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक बना देते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन के ऊपर ये सारे कंपाउंड है, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम बेटा, RH, R2O, यहाँ पे RH2, यहाँ पे RO, RH3, R2O3, RH4, RO2, RH3, R2O5, RH2, RO3, RH, R2O7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की जगह RO4। क्लियर? H वाला नहीं लिख रहे, बाद में करेंगे, उसे देखेंगे। सी, तो ये जो बने वो क्या बने बेटा, ग्रुप बने। क्या बना बेटा, ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप बना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, दिस इज द ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 5, दिस इज ग्रुप 6, दिस इज ग्रुप 7 एंड दिस इज ग्रुप 8। तो कोई भी ग्रुप में कितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप में कौन होगा, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद देखें तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कोई भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ये तो सबने भी बोला था, आगे डोब्रेनियर और न्यूलैंड में भी बोला था, चाहे उनके पास एलिमेंट्स कम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बट व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी कि मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यहां से हम पता कर सकते हैं। उसके ऊपर के ग्रुप में क्या लिखा है, RH2 एंड RO, तो R की जगह Mg, मैग्नीशियम लगा दो तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कंपाउंड बनेगा MgH2 एंड MgO। तो इन दोनों में से हमें पता क्या चलता है, पहले में से हमें पता चलती है वैलेंसी, दूसरे में से पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले में से वैलेंसी कैसे कि उसका वापस क्रॉस करेंगे, ये कंपाउंड Mg+2 MgH2 कैसे बना होगा कि Mg के पास 2 होगा, हाइड्रोजन के पास 1, क्रॉस करेंगे तो कंपाउंड बनेगा MgH2। तो उल्टा करेंगे तो अगर 2 है तो 2 यहां पे जाएगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी 2। अभी मैग्नीशियम 2, सेकेंड में हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे यहां पे, और ऑक्सीजन 2, तो दोनों सेम है तो कंपाउंड डायरेक्टली बन जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 2, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। तो हमें मैग्नीशियम का पता चल गया, कैसे, सिर्फ उसकी पोजीशन देख के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं। नाउ उसके अलावा मैग्नीशियम के बाद अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्लियर? समझ में आया? ये 8th ग्रुप क्यों रखा है हमने,
एथ ग्रुप हमने क्यों रखा है? एथ ग्रुप हमने इसलिए रखा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्थ, यहां से ये जो फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो आ रहा है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2, 8, 8, 18, 18 इस तरीके से जाएंगे। यहां पे तो भी 7 क्यों है 8 की जगह? क्योंकि लास्ट वाला जो इनर्ट ग्रुप है, इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, वो मेंडेलीव को मिले नहीं थे। मेंडेलीव डिडंट नो दैट द गैसेस लाइक द इनर्ट गैसेस, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन एग्जिस्ट। उनको पता ही नहीं था कि ऐसे गैसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते ही नहीं है, किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है, तो मिलेंगे कैसे? फिर हमारा साइंस थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए, फिर हमारे पास पता चला, हमने देखने को मिला कि हाँ ऐसे भी गैसेस होते हैं। क्लियर? तो जब मेंडेलीव बना रहे थे तब नहीं थे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स है उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम से उसे ग्रुप कहते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पीरियड्स। क्या बोलेंगे बेटा? पीरियड्स। तो यहां पे हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? तो यहां पे अभी हम देख रहे हैं 3 पीरियड्स तो दिख रहे हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, फिर इस तरीके से था पीरियड 5 एंड देयर वाज पीरियड 6। तो टोटल 6 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे इन ए मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ऐसे ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप। तो ग्रुप्स वेर 8 एंड द पीरियड्स वेर 6।